नमस्कार। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन में हम खास तौर से बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच चीन के वुहान शहर में 2 दिन चली अनौपचारिक शिखर वार्ता की, जिस पर भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी। हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। विश्वास बहाली के लिए भारत और चीन ने किया बड़े कदमों का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक शिखर वार्ता में बनी सहमति। सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देश राजी। अपनी अपनी सेनाओं को दोनों नेता जारी करेंगे रणनीतिक दिशा निर्देश। हर स्तर पर सहयोग और संवाद बढ़ाएंगे भारत और चीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आतंकवाद की साझा चुनौती के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर जोर। क्षेत्र और दुनिया भर में शांति के लिए भारत और चीन के मजबूत रिश्तों को माना बेहद जरूरी। नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी। डीजीएमओ स्तर की बातचीत में भारत का पाकिस्तानी सेना को कड़ा संदेश। कहा, नापाक मंसूबे नाकाम करने के लिए जवाबी कार्रवाई करेगा भारत। अमित शाह ने कहा, चुनाव लड़ने के लिए सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं सिद्धरमैया। 2 सीटों से चुनाव लड़ने के कर्नाटक के मुख्यमंत्री के फैसले पर बीजेपी अध्यक्ष का बयान। राहुल गांधी ने बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार को लेकर साधा निशाना। और एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में साइना नेहवाल और एचएस प्रणय। वुहान में साइना के चीनी ताइपे की ताई युयिंग से मुकाबला आज। एचएस प्रणय की चीन के चेन लॉन्ग से होगी भिड़ंत। चीन के ऐतिहासिक शहर वुहान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक शिखर वार्ता के बाद विश्वास बहाली के कई उपायों की घोषणा की गई है। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ाने पर रजामंदी बनी है। साथ चलने और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई है। ये मौका था भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, आतंकवाद, व्यापार असंतुलन और सांस्कृतिक सहयोग जैसे गंभीर मुद्दों पर आपसी समझ को बढ़ाने का। अनौपचारिक शिखर वार्ता के दौरान भारत और चीन के बीच गलतफहमियों को दूर करने और मुश्किल मुद्दों को हल करने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा दोनों नेता इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि उन सभी तंत्रों को मजबूत किया जाएगा जिनके जरिए विवादों का तत्काल समाधान किया जा सके। ये भी तय किया गया कि इस तरह की अनौपचारिक मुलाकातों का दौर भी आगे जारी रखा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अगले साल भारत में ऐसी ही प्रतिनिधिमंडल स्तर की अनौपचारिक वार्ता के लिए न्योता भी दिया। वुहान शहर में हुई बैठक दोनों देशों के बीच जटिल मुद्दों और आपसी मतभेदों को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए एक नई तरह की पहल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच चीन के वुहान शहर में 2 दिन तक चली अनौपचारिक शिखर वार्ता में विश्वास बहाली के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने अकेले में 4 बार बात की। वहीं एक बार प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के अलावा भी दोनों नेता 3 बार मिले। दोनों नेताओं ने आपसी और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। इसमें सीमा पर शांति, दोनों देशों की सेनाओं के बीच अच्छे रिश्ते, व्यापार और पर्यटन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत चीन रिश्तों की रणनीतिक लिहाज से समीक्षा की और नियमित वार्ताओं पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने माना कि इस क्षेत्र और दुनिया भर में शांति के लिए भारत और चीन के मजबूत रिश्ते बेहद जरूरी हैं। Both leaders also felt that this informal summit has resulted in direct, free and candid exchange of views. It was a very forward-looking dialogue. Both leaders agreed that they would maintain strategic communication about the perspectives, priorities and visions of the respective countries, and that they would continue to discuss how to forge a common understanding of the future direction of India-China relations. डोकलाम जैसी स्थिति से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमत हुए। इसके लिए विश्वास बहाली के कई उपायों को लागू किया जाएगा। दोनों नेताओं ने सीमा मसले को सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता जारी रखने पर सहमति जताई।
साथ ही दोनों नेता अपनी सेनाओं के बीच संवाद मजबूत करने के लिए रणनीतिक दिशा निर्देश जारी करेंगे। The two leaders decided that they would issue strategic guidance to their respective militaries to strengthen communication, to build trust and understanding, to implement various confidence-building measures which have already been agreed upon by the two sides, and to strengthen existing institutional mechanisms to prevent and manage situations in the border areas. दोनों नेताओं के बीच बातचीत के दौरान आतंकवाद को विकास को बड़ी बाधा माना गया। ये तय हुआ कि आतंकवाद से निपटने के लिए दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे। Prime Minister and the President of China also recognized the common threat posed by terrorism. Both reiterated their strong condemnation of and resolute opposition to terrorism in all its forms and manifestations, and both committed to cooperate further in counter-terrorism. आर्थिक मोर्चे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने माना कि एक दूसरे के विकास में दोनों देश मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने माना कि विकास का ढांचा अलग हो सकता है, लेकिन समान मुद्दों की पहचान कर सहयोग बढ़ाया जा सकता है। The two leaders underlined that trade should be balanced, it should be sustainable, and that we should take advantage of the complementarities between the two economies to enhance our trade and investment. In that context, the Prime Minister also mentioned the importance of balancing trade and spoke of the possibilities of agricultural exports and pharmaceutical exports to China. And it was decided that through the existing institutional mechanisms, both sides would continue to discuss matters relating to trade and investment. दोनों देशों ने 20 क्षेत्रों की पहचान की है जहां मौजूदा व्यवस्था के तहत सहयोग बढ़ाया जाएगा। गरीबी और असमानता दूर करने के लिए भी दोनों देश मिलकर दूसरे देशों की मदद करेंगे। साथ ही दोनों देशों की जनता के बीच मेल जोल बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान तेज होगा। इसमें दोनों देशों की फिल्मों को एक दूसरे देश में प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल के क्षेत्र में चीन की उपलब्धि की तारीफ की और कहा कि इस मामले में भारत चीन की मदद लेगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इसी पर चर्चा करने के लिए फिलहाल हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। श्रीकांत शर्मा पूर्व राजनीतिक हैं, हमारे साथ स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीकांत जी। और साथ ही हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन भी इस समय स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन दोनों से हम खास बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। श्रीकांत जी, पिछले साल 73 दिन चले डोकलाम विवाद के 11 महीने बाद एक तरह से देखें तो दोनों देशों के बीच भरोसे की जो डोर थी वो काफी नाजुक हो गई थी। उसके बाद विश्वास को बहाल करने को लेकर ये दौरा काफी अहम माना जा रहा था। सीमा विवाद, आतंकवाद, व्यापार असंतुलन, इसके अलावा एक बड़ी बात जो अब सामने आ रही है कि अफगानिस्तान में साथ काम करने को लेकर भी बातचीत हुई है। आपकी राय में ये दौरा दोनों देशों के आपसी रिश्तों को लेकर क्या संदेश देकर गया है? मेरी समझ में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है दोनों के बीच में, जो ऐतिहासिक भी साबित हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में जो अनौपचारिक बातचीत हुई है उसके जितने सेशंस हुए हैं वहाँ, और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह से इनफॉर्मली उन्होंने बात की, फिर जो प्रेस रिलीज़ निकली है जो उन्होंने बताया, जो स्पोक्समैन ने बताया, फॉरेन सेक्रेटरी ने जो बताया कि जो बातचीत में क्या क्या कवर किया गया, तो उससे लगता है कि सब कुछ जो हमारे बीच में सरोकार है वो इस बातचीत में था, और बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से, किसी भी किस्म की बंदिश से हट के, किसी भी किस्म की प्रोटोकॉल की या स्ट्रेट जैकेट से हट के उन्होंने इसको खुल के उसमें विचार विमर्श किया। और जैसा कि स्टेटमेंट पे कहा गया फॉरेन सेक्रेटरी के कि कैंडिडली, फ्रैंकली, कंप्लीटली, तो मतलब सब चीज़ें विस्तार से बातचीत हुई है। और जो पूरा जो खुल के निकल के आया है जो प्रेस रिलीज़ में, वो व्यापक है। मतलब उसमें जो स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं उनके बारे में भी गाइडेंस की बात है, बॉर्डर को लेके गाइडेंस की बात है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर 20 मैकेनिज़्म जो हैं जो भी आपस में कन्वर्जेंस बनाने के लिए स्थापित किए जाएंगे। फिर एक विज़न है, एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन है, और डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, इन सब चीज़ों को महत्व दिया गया है जी। ओवर आर्चिंग इश्यूज़ पे डिस्कशन था। पूरा जो डिस्कशन था वो उन मुद्दों पे था जो
जो निटपिकिंग नहीं है, छोटी बातें नहीं, बल्कि जो बड़ी बातें हैं उन पे डिस्कशन था, और जिसको कि ये शब्द स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी तरह से कंडेंस करता है कि स्पिरिचुअलिटी, ट्रेड, टेक एंड ट्रेडिशन, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट इंक्लूडिंग फिल्म्स एंड शोइंग ऑफ फिल्म्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, नेचर प्रिजर्वेशन, टूरिज्म एंड होस्टाइल हेल्थ एंड होलिस्टिक हेल्थ। तो ये सब जो विषय हैं ये हमारे आपसी सरोकार में सब तरफ से आते हैं। फिर इंटरनेशनल जो वैश्विक इश्यूज़ हैं और जो क्षेत्रीय इश्यूज़ हैं उन पे भी दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की बात है और उसको स्ट्रेंथन करने की बात है, उसको मजबूत करने की बात है। जी, उसके अलावा जी जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, प्लूरलिस्टिक है, और जो इक्विटेबल इकोनॉमिक ऑर्डर है, और जो देशों के बीच में गरीबी और असमानता को दूर करेगा, ऐसा विश्व बनाने की तरफ जो बातचीत है, इसमें भारत और चीन दोनों एक साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी आप कह रहे हैं श्रीकांत जी, लोगों का संवाद से लेकर फिर राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं, फिर उसके बाद द्विपक्षीय मुद्दे जो हैं, और फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत में किस तरह से दोनों देशों को सामने आना है, किस तरह से उन चुनौतियों का सामना करना है, एक एक पहलू पर कहीं ना कहीं बात की गई है। और आप जैसे बता रहे हैं कि वो गाइडेंस और गाइडलाइंस भी सामने आ रही हैं अब धीरे धीरे, जो प्रेस रिलीज है उसमें सभी पहलुओं को छुआ गया है। अखिलेश, फिलहाल आपसे बात करें तो ये वो दौरा था जिसमें कोई समझौता नहीं होना था, हस्ताक्षर नहीं होने थे, लेकिन कागजों में होने वाले समझौते से ज़्यादा दिलों के समझौतों पर जोर था। उसमें कितनी कामयाबी हासिल हुई? देखिए, बिल्कुल जो 4 बड़े मुद्दे हैं हमारे बीच में, चीन और भारत के बीच में, एक तो बॉर्डर का मुद्दा है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पे चीन और भारत के बीच में कई मामलों में तालमेल नहीं है, एक बड़ा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है जिसे हम बार बार कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है चीन, जो लगता है कि जैसे हमारे आसपास के जो देश हैं उन देशों को सहयोग देकर, उन देशों को सहायता देकर हमारे खिलाफ खड़ा कर रहा है। और जो चौथा मुद्दा है आतंकवाद का मुद्दा है, जिसमें कि हम देखते हैं कि चीन पाकिस्तान के करीब जाता है और किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को इससे सह मिलती है। तो ये 4 मुद्दे बहुत अहम थे और जिसपे कि भारत और चीन बिल्कुल फ्लैश पॉइंट पे आ गए थे कि इसमें अब कोई सहयोग की संभावना ही नहीं है, और अगर सहयोग नहीं होगा तो दोनों देशों के बीच में व्यापार पर भी असर पड़ेगा, और व्यापार पे असर पड़ेगा तो पूरे दुनिया के ग्रोथ का इंजन ये दोनों देश हैं। उन दोनों देशों के संबंध खराब होंगे तो पूरी दुनिया पे विकास पे असर पड़ेगा। तो जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में जो बात हुई उसमें साफ साफ झलक रहा है कि इन 4 मुद्दे पे बात हुई, और उन 4 मुद्दों पे एक ऐसी स्थिति बनाने की बात हुई कि जो न्यू स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन, मतलब ऐसे सभी मुद्दों पे आपस में संवाद जारी रहे ताकि कहीं कोई अविश्वास की स्थिति न बने। और उसमें जो अफगानिस्तान का मामला है, जिसके बारे में आपने बताया कि अफगानिस्तान के मामले पे जो सहयोग भारत और चीन अगर करेंगे तो यह बहुत बड़ा मामला होगा, क्योंकि इससे न सिर्फ आप पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद होता है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो अगर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है तो भारत पर विश्वास करता है। तो जो दूसरे देशों को गरीबी से निकालने और उनके अंदर असमानता को दूर करने की बात जो कही गई है विदेश सचिव के बयान में, उस बयान का पहला उदाहरण आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में सहयोग होगा। और अफगानिस्तान में जिस तरीके से भारत ने सलमा डैम बनाया, जिस तरीके से भारत ने अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को खड़ा किया, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, तो उससे अफगानिस्तान में लोकतंत्र को भी मजबूती मिल रही है और एक विकास की तरफ बढ़े अफगानिस्तान। इसको चीन बहुत ही सावधानी से देख रहा था, और इसके बाद ही मुझे लगता है कि चीन ने निर्णय लिया कि भारत के साथ अफगानिस्तान में सहयोग हो सकता है। बिल्कुल, ये पहला मौका जब चीन ने युद्ध प्रभावित देश अफगानिस्तान में सीधे तौर पर किसी प्रोजेक्ट में शामिल होने पर सहमति जताई है। जाहिर तौर पर ये एक बड़ी बात है। अखिलेश, आपसे हम बातचीत करेंगे, श्रीकांत जी आपसे भी हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच बता दें कि अनौपचारिक सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ बेहतर आपसी रिश्तों के लिए 5 सूत्रीय सुझाव पेश किया है। इनमें साझा सोच, संपर्क, सहयोग, समान संकल्प और समान सपने शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश मिलकर दुनिया की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बहुपक्षीय दुनिया में दोनों देशों की भूमिका को अहम बताया है। हमारे बीच की सोच, हमारे बीच का संपर्क, हमारे बीच का सहयोग, हमारे बीच के समान संकल्प, हमारे बीच के समान सपने, ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं, सोच,
संपर्क, सहयोग, सपने, संकल्प विश्व शांति, विश्व स्थिरता, विश्व समृद्धि इसकी ताकत बन सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और चीन पर विश्व की 40% आबादी के लिए काम करने की जिम्मेदारी है, जिसका मतलब है कई तरह की परेशानियों का समाधान होना। उन्होंने ये भी कहा कि चीन न्यू एरा की बात करता आया है और भारत सरकार न्यू इंडिया की बात कर रही है। उन्होंने दोनों देशों की सोच को समान बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन का न्यू एरा का सपना और भारत का न्यू इंडिया का प्रयास विश्व के फायदे के लिए सही दिशा में उठाया गया कदम है। कांग्रेस के समय जो आपका वक्तव्य हुआ उसमें आपने न्यू एरा की बात देखी, मैं भारत में न्यू इंडिया की बात कर रहा हूं। ये इतना समान भूमिका वाला हमारी सोच है, मैं समझता हूं कि यही तय करता है कि आपका न्यू एरा का सपना और हमारा न्यू इंडिया का प्रयास ये अपने आप में विश्व के लाभ के लिए सही दिशा का हमारा कदम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच इस तरह की अनौपचारिक बातचीत होती रहनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2019 में ऐसी ही शिखर वार्ता भारत में आयोजित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और चीन की अर्थव्यवस्था ने दुनिया को नई ताकत दी है। चीन और भारत की अर्थव्यवस्था ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को गति दी है, ताकत दी है, और हम दो देशों की अर्थव्यवस्था 2000 में से 1600 वर्ष तक करीब करीब 50% हिस्सा हम दोनों का था और बाकी 50% में सारी दुनिया सिमटी हुई थी। 16 साल लगातार दो देशों का इतना बड़ा प्रभाव, ये बहुत बड़ी बात होती है। प्रधानमंत्री 9 और 10 जून को भी चीन के दौरे पर जा सकते हैं, जहां शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत और चीन ने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए साझा आर्थिक प्रोजेक्ट लगाने का फैसला किया है। पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है। इसके मुताबिक दोनों देशों के अधिकारी इस प्रोजेक्ट की पहचान करेंगे और फिर चर्चा करके इसे लागू करने के तौर तरीके तय करेंगे। और हमारे साथ श्रीकांत बने हुए हैं। श्रीकांत, जैसे अफगानिस्तान को लेकर प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत हो रही थी, आप इसे कितने बड़े कदम के तौर पर देख रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अफगानिस्तान में भारत अपनी तरफ से करता रहा है बहुत कुछ। कितने बिलियन डॉलर्स का भारत का योगदान है अफगानिस्तान में शांति की बहाली और उसमें रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उसके हमेशा रचनात्मक रूप से उसके विकास की तरफ जो योगदान है भारत का। और चीन भी अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट्स की तलाश करता रहा है। तो अब भारत और चीन दोनों ही अफगानिस्तान को स्वीकार हैं, क्योंकि चीन का सारा रवैया चीन के पाकिस्तान के संबंधों के बावजूद भी अफगानिस्तान में रचनात्मक रहा है और वहाँ शांति और व्यवस्था के लिए चीन भी कटिबद्ध है। बिल्कुल। तो भारत और चीन अगर साथ मिलकर प्रोजेक्ट करेंगे, उससे अफगानिस्तान को फ़ायदा होगा और भारत और चीन दोनों की जो क्षमताएं हैं उनका बहुत बड़ा उपयोग होगा उसमें। और कहीं ना कहीं कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 5 सूत्रीय सुझाव पेश किया, कहा उन्होंने साझा सोच, संपर्क, सहयोग, समान संकल्प और समान सपने शामिल हैं। कहीं ना कहीं इसके जरिए उन्होंने अपना नजरिया बिल्कुल साफ किया और संबंधों को एक नए सिरे से गूंथने की, गढ़ने की बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी हाँ, ये जो पूरा जो उससे ये लगता है कि जो दृष्टिकोण है, जो विजन है भारत का और चीन का, उसका साम्य एकदम से उभर के आया है इस दो दिनों की इनफॉर्मल शिखर वार्ता में। दोनों देश इस बात को मानते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य भला करना है लोगों का। और वो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि अपने जो 5 सूत्र जो उन्होंने बताए हैं, और उनके साथ कहा है वैश्विक स्थिरता, वैश्विक समृद्धि और विश्व शांति, ये तीनों को चीन के राष्ट्रपति ने भी कहा है अपनी भाषा में। उन्होंने भी विश्व के विकास, शांति और स्थिरता की बात की है। तो भारत और चीन दोनों इस तरह से कटिबद्ध हैं विश्व को इस रूप में देखने के लिए, इस रूप में बढ़ाने के लिए। और अफगानिस्तान समझ लीजिए ये टेस्ट है, एक लिटमस टेस्ट है, क्योंकि अफगानिस्तान की प्रॉब्लम्स बहुत सी बड़ी शक्तियां कोशिश करती रहीं, लेकिन सुलझे नहीं हैं और अब आशाएं चीन पे केंद्रित हैं। और भारत ने अपनी
क्षमताओं के हिसाब से जो कुछ भी अफगानिस्तान में किया है, उसका अफगानिस्तान के लोग और वहाँ की सरकार निरंतर उसकी प्रशंसा करती है, उसके लिए अनुग्रहित है। तो भारत और चीन का इस तरह से ये जो साझा प्रयास है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इस शांति और स्थिरता बनाने के लिए इस क्षेत्र में एक बड़ा भारी इसका अनुदान होगा। हाँ अखिलेश, जैसे स्ट्रेंथ को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्रेंथ को डिफाइन किया, उससे पहले 5 सूत्रीय सुझाव पेश किया जिसमें उन्होंने बातें कही, साझा सोच, संपर्क, सहयोग, समान संकल्प और समान सपने। एक तरह से सहयोग, हमें अफगानिस्तान को लेकर जो बात आ रही है, सहयोग कहीं ना कहीं शुरू होता दिखाई दे रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस 5 सूत्रीय एजेंडे के जरिए, किस तरह का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री ने सामने रखा है? देखिए, प्रधानमंत्री की यात्रा का जो प्रमुख मुद्दा ये था कि जो दोनों देशों के बीच में अविश्वास की भावना है, और न सिर्फ सरकारों और सरकारी तंत्र के बीच में बल्कि जनता के बीच में अविश्वास का एक बड़ा महत्वपूर्ण एक अविश्वास बनता जा रहा था। चीन के लोग, यहाँ से हम भले समझते हैं कि हम बहुत चीन से परेशान रहते हैं, लेकिन चीन के लोगों को भी लगता है कि भारत हमारे खिलाफ पूरी मोर्चाबंदी कर रहा है, यूरोपीय देशों के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर, बहुत सारी बातें हैं। तो इसके अलावा यह भी सच बात है कि दोनों देशों के अंदर गरीबी है, पर्याप्त बड़ी जनसंख्या है दुनिया के। तो इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने के लिए प्रधानमंत्री ने जो समान सोच, समान सपने, जो खास दो चीज, इसके बाद संपर्क की बात कही, मतलब कम्युनिकेशन गैप जहां होगा वहां डिजास्टर हो सकता है, इसलिए हर लेवल पे कम्युनिकेशन को बढ़ाना। और उसके बाद समान सोच यह कि हमारी समान ज़रूरत क्या है, हमारी समान ज़रूरत है विकास की। भले ही चीन का जीडीपी ग्रोथ बहुत तेज है, उसकी पूरी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी अगर गरीबी आपके यहाँ है तो उस इकोनॉमी का क्या मतलब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगर इस तरह से टकराव में हम लोग लगे रहे तो न तो हमारी जनता एक दूसरे को समझ पाएगी और न ही हम लोग अपनी देश की जनता के अंदर एक ऐसा प्रयास करते रहेंगे। जैसा आपने देखा कि रूस जब लगातार लड़ाई में ही लगा रहा था, उसके अंदर की गरीबी एड्रेस नहीं हो पाई, उसके बाद रूस बिखर गया। चीन बड़ा देश है, चीन के पास भी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन अगर विकास पर ध्यान नहीं देंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं विकास की, तो और विकास के में उन्होंने सपनों का जिक्र किया कि हमारे सपने क्या हैं, आपका न्यू एरा का सपना है, लेकिन न्यू एरा का सपना केवल इकोनॉमिक ग्रोथ से पूरा नहीं होगा अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। और जो फिर समान रणनीति अगर नहीं बनाएंगे कि अगर दुनिया के सारे देशों में यह लगे कि भारत वहां जा रहा है तो चीन वहां पहुंच जाए, चीन वहां जा रहा है तो भारत वहां पहुंच जाए, तो विकास नहीं होगा, वहां प्रतिस्पर्धा होगी और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा होगी। आप कह रहे हैं टॉप लेवल से लेकर जनता यानी आम लोगों तक हर बातचीत, सौहार्द, आपसी सहयोग, संपर्क बढ़े और उसके हिसाब से आगे विकास हो, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया है। श्रीकांत शर्मा, आखिर में आपसे कमेंट जानना चाहूँगी। हम जानते हैं कि चीन में अब शी जिनपिंग जो 2 कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब जब तक चाहें वो राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं। एक राजनीतिक फेरबदल भी हुआ था। इसके मद्देनज़र भी अब जो इस तरह की कवायद है, अनौपचारिक बातचीत है, आपसी सहयोग को आगे की दिशा में आगे बढ़ने की बातें हो रही हैं, वो और ज़्यादा अहम हो जाता है क्या? जी हाँ, जो शी जिनपिंग का जो प्रभाव है, जो वर्चस्व चीन में उभरा है इन सालों में, उसको देख के ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो आगामी दशक में चीन में रहेंगे और चीन को नेतृत्व प्रदान करते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में और ऐसे स्टेज में आप अगर भारत के प्रधानमंत्री उनके साथ एक तरह का इतना इंटीमेट रिलेशनशिप, इतना आत्मीय संबंध बनाते हैं और अनौपचारिक रूप से उनके साथ शिखर वार्ता का एक पूरा एक मसौदा लेके जाते हैं और जो वो पूरी तरह से उसका उन्होंने चीन ने भी इस बात का पूरी तरह से अनुमोदन किया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और एक उदाहरण के लिए मैं कहता हूं, जैसे भारत और रूस के बीच में भी पिछले 15, 17, 18 सालों से हर साल समिट होता रहा है, तो उसी तरह से चीन और भारत के बीच में भी अगर एक इनफॉर्मल समिट, अनौपचारिक शिखर वार्ता हर साल होती रहे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। उसमें सभी मुद्दों का समाधान होगा और मिल के आगे बढ़ेंगे। वो मुझे एक साहिर लुधियानवी की एक कविता की एक लाइन याद आती है, वो बड़े अपने आप में इसको संक्षिप्त में कहती है कि कोई मिलके तदबीर सोचें, सुख के सपनों की ताबीर सोचें। बिल्कुल। ये सुख के सपनों की ताबीर जो है, और ये ताबीर पूरी हो, नई पहल, नया संवाद, नए सपने और एक नए दौर की शुरुआत हो भारत और चीन के संबंधों में, यही उम्मीद की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद।
फिलहाल श्रीकांत शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और हमारे साथ बातचीत करके अपनी राय जाहिर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश सुमन, आपका भी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। शुक्रिया। और आइए अब बुलेटिन में बात करेंगे कर्नाटक चुनाव से जुड़ी खबरों की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जीतने के लिए सुरक्षित सीट खोज रहे हैं। उन्होंने ये बात कल कोप्पल जिले के गंगावती में चुनावी सभा में कही। अमित शाह ने कहा कि इस वजह से सिद्धरमैया ने 2 सीटों से लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सिद्धरमैया चामुंडेश्वरी से जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है, इसलिए उन्होंने बादामी से भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि दोनों ही सीटों पर सिद्धरमैया को हार का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी सिद्धरमैया के भरोसे चुनाव में उतरी है, मगर सिद्धरमैया जी खुद मैदान छोड़कर भागते हैं। चामुंडेश्वरी से भागकर बदामी आ गए। सिद्धरमैया जी भाग कर कितना भागोगे? चामुंडेश्वरी से बदामी आए, यहाँ पर भी श्री लामलू आपको हराने के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मैसूरू जिले के पैरैयापटना में रैली को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को बढ़ावा देती रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया है, जबकि मुख्यमंत्री रहते उन पर कई आरोप लगे। यहां आते हैं, स्टेज से कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं। पूरा कर्नाटक देखता है उनको, ऐसे स्टेज पे खड़े होते हैं और फिर टीवी कैमरा उधर जाता है, येदियुरप्पा जी बैठे हैं, जेल में समय काट के आए। दूसरी तरफ 4 मंत्री जेल में खाना खा के आए हैं और बीच में नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी दुरीशेट्टी अनुदीप ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी 2017 की परीक्षा में टॉप किया है। दूसरे स्थान पर अनु कुमारी रही, जबकि तीसरे स्थान पर सचिन गुप्ता हैं। वहीं दिव्यांग सौम्या शर्मा ने 9वीं रैंक हासिल की है। अनुदीप फिलहाल हैदराबाद में तैनात है। अनुदीप का परिवार तेलंगाना के मेटपल्ली से आता है और उन्होंने बीट्स पिलानी से ग्रेजुएशन किया है। अनुदीप के पिता ने भी बेटे की सफलता पर खुशी जाहिर की है। यूपीएससी परीक्षा में कुल 990 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की है। इनमें 750 पुरुष और 240 महिलाएं हैं। इनमें से 476 सामान्य वर्ग के, ओबीसी से 275 और अनुसूचित जाति से 165, अनुसूचित जनजाति से 74 उम्मीदवार हैं। मैं मानता हूँ रैंक इज़ जस्ट मैंने जो भी है रैंक विद 1 और 50 और 100 व्हाटएवर, more important is the responsibility that you're entrusted with, and I believe it is a major responsibility to be part of the government with so I feel humbled and also very excited to be part of as an IAS officer in going in future. छोटे बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार और जो बुरे काम हो रहे हैं, that will be on the top of my priority list to tackle that, and so that the girls and females of my country can feel safe in their country and at their homes. और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।